हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्लियर। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर, जब आप इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो, राइट, आप क्या करते हो, इंटरनल ऑडिट को यूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ध्यान रखना, ये क्या है, ऑप्शन है। एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे तो इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करे, चाहे तो ना करे। क्लियर। अब ऑडिटर या तो हो सकता है इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करें, या फिर इंटरनल ऑडिटर को क्या बोले कि आप हमारे बिहाफ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए, राइट। क्या करना, इंटरनल ऑडिटर से क्या करना, डायरेक्ट असिस्टेंस लेना। क्लियर। अब दोनों ही केस में क्या होता है, ऑडिटर की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर, अगर कहीं लॉ एंड रेगुलेशन क्या करता है, प्रोहिबिट करता है इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करने के लिए, तो ध्यान रखो ऑडिटर नहीं करता है। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर उसके वर्क को यूज कर रहा है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे कि उसका वर्क क्या है, एडिक्वेट। क्लियर। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर, राइट, अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज करना चाहता है, राइट, अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज करना चाहता है, तो ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो यूज कर सकता है। राइट, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज किया जा सकता है, उसके या तो उसके वर्क को या फिर डायरेक्ट असिस्टेंट। ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या उसको यूज किया जा सकता है। अगर यस, अगर यूज किया जा सकता है, तो ऑडिटर को चेक करना है इन व्हाट एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कौन से एरिया में कर सकते हैं, कौन से एरिया में नहीं कर सकते, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिट कैन बी यूज। क्लियर। अब अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ, इंटरनल ऑडिट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ऑडिटर एरिया भी चेक करता है एंड डिसाइड करता है टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिट कैन बी यूज्ड। तो अगर ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है, ऑडिटर क्या चाहता है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा क्या उसका वर्क ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं। सेकंड चीज, अगर ऑडिटर चाहता है कि क्या करें, इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले, राइट, इंटरनल ऑडिटर के बिहाफ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। जिस तरीके से हम ऐसे 220 में हमारे एंगेजमेंट टीम के मेंबर को डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करते हैं, ऑडिटर क्या करेगा, इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट को भी क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्या उसको यूज किया जा सकता है। अगर यूज किया जा सकता है तो कौन से एरिया में यूज किया जा सकता है, विथ व्हाट एक्सटेंट उसके वर्क को यूज किया जा सकता है। अब अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि हाँ, उसके वर्क को यूज कर सकते हैं, ऑडिटर एरिया डिटरमाइन करता है, एक्सटेंट को डिटरमाइन करता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर वो उसके वर्क को यूज करना चाहता है, अगर ऑडिटर उसके वर्क को यूज करना चाहता है, तो ऑडिटर क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका वर्क ऑडिट के लिए एडिक्वेट है। और अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन से डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है, राइट, अगर ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, रिव्यू करेगा। अब अपन देखते हैं अपना पहला ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट, राइट। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर, आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है कि क्या ऑडिटर उसके वर्क को यूज कर सकता है। दूसरा ऑडिटर को चेक करना है नेचर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कौन से एरिया में यूज कर सकता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट उसके वर्क को यूज कर सकता है, राइट। अगर ऑडिटर दोनों ही चीजें फाइनल करता है, तो लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या उसका वर्क ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसका वर्क यूज किया जा सकता है। ऑडिटर उसके लिए तीन चीजें कंसीडर करेगा, राइट। ऑडिटर उसके लिए तीन चीजें कंसीडर करेगा। पहला ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा इंटरनल ऑडिट की कॉम्पिटेंसी, एंड तीसरा इंटरनल ऑडिट की सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। क्लियर। तो ओके, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि उसके जो डिसीजन है, क्या वो बायस तो नहीं है, फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट है या नहीं। क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा उसकी ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा उसकी कॉम्पिटेंस, मतलब उस काम को करने के लिए क्या इंटरनल ऑडिट में रेलेवेंट एक्सपर्टाइज है या नहीं। क्लियर। और तीसरा ऑडिटर चेक करेगा सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, जिस तरीके से हम हमारी ऑडिट को क्या करते हैं, प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या इंटरनल ऑडिट भी सेम चीज करता है या नहीं करता है। क्लियर। अपन इन तीनों के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि हमको इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करना है या नहीं करना है। तो ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो इंटरनल ऑडिटर है उसका क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी प्रोसीजर्स देखेगा। ऑडिटर चेक करेगा जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी अथॉरिटी चेक करेगा। इन सबके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, उसकी देखेगा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग ऑडिटर डिसीजन लेगा। ऑडिटर चेक करेगा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है क्या वो फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा टीसीडब्ल्यूजी की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होती है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा मैनेजमेंट ने कोई कांस्टेंट या फिर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखे इंटरनल ऑडिट पे। ऑडिटर चेक करेगा
जो इंटरनल ऑडिटर है कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, अगर है तो अगर उसके कोई है ना ऑब्जेक्टिव अगर थे, इंटरनल ऑडिटर ने उसको फुलफिल किया या नहीं किया, ऑडिटर उसके बेसिस पर ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल ऑडिट की ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर। सिमिलरली ऑडिटर क्या करेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, राइट। उसकी क्या करेगा, कॉम्पिटेंसी चेक करेगा। कॉम्पिटेंसी के लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, अगर कंपनी की कोई पॉलिसी है फॉर हायरिंग ट्रेनिंग वगैरह, ऑडिटर उसको चेक करेगा। अगर ऑडिटर चेक करेगा जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी जो ऑडिट के रिगार्डिंग जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर नॉलेज चाहिए, क्या इंटरनल ऑडिटर के पास वो ट्रेनिंग नॉलेज है या नहीं है। ऑडिटर चेक करेगा नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिटर रिगार्डिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ऑडिटर चेक करेगा जो इंटरनल ऑडिटर है कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर वगैरह है। क्लियर। इन फैक्टर्स के थ्रू ऑडिटर क्या करेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करेगा। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑडिटर को क्या करना है, जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच देखनी है। ऑडिटर को देखना है कि क्या वो अपने काम को प्रॉपर प्लान, डायरेक्ट, सुपरवाइज, डॉक्यूमेंटेशन करता है। क्लियर। इन चारों चीजों को देखने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो चेक करेगा उसके एडिक्वेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाया, ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा। उसके बेसिस पर ऑडिटर चेक करेगा उसने क्या प्रॉपर्ली प्लान वगैरह किया था या नहीं किया था। ऑडिटर चेक करेगा कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी अगर प्रोसीजर वगैरह है, जिस तरीके से हमारी कहना क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं, क्या इंटरनल ऑडिटर के रिगार्डिंग भी कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर है क्या। क्लियर। अब अगर ऑडिटर को लगता है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है या फिर उसकी कॉम्पिटेंसी पे डाउट है या फिर उसकी अप्रोच पे डाउट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके वर्क को यूज नहीं करेगा। अगर तीनों ही चीजें फुलफिल होती है तो ही ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेगा। क्लियर। अब एक बार ऑडिटर ने डिसाइड किया कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जा सकता है, राइट। अब ऑडिटर ने डिसाइड किया कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया जा सकता, तो अब ऑडिटर को डिसाइड करना है in what areas and to what extent, right, in what areas and into what extent। clear। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, एरिया और एक्सटेंट के लिए देखेगा जो इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है उसका नेचर एंड स्कोप देखेगा, चेक करेगा कि क्या वो ऑडिट के रेलेवेंट है या नहीं। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लेने पड़ते हैं, राइट। मैटर जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लेने पड़ते हैं, आप क्या करोगे, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करोगे, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर को कि सर सिग्निफिकेंट जजमेंट के केस में आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करोगे। सिग्निफिकेंट जजमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करना, जो हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है उसको चेक करना, उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट होते हैं। हम जो गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग जो है ना जजमेंट लेते हैं, राइट, वो सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग हम जो जजमेंट लेते हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिगार्डिंग, और जो एडिक्वेसी जो मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिए ऑडिटर उसके रिगार्डिंग जो जजमेंट लेते हैं, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट। और अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट है तो ध्यान रखना वहां पे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करेंगे। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करोगे, नॉर्मली आप सारा वर्क आप क्या करोगे, डायरेक्टली खुद करोगे, आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करोगे। और फिर स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल कुछ सर्कमस्टेंस बताते हैं जहाँ पे आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करोगे। जैसे कि अगर कोई मैटर है जहाँ पे क्या है ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, हाई है, अगर ऑडिटर को लगता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट लगता है, ऑडिटर को लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी प्रोसीजर है या फिर उसका जो स्टेटस है वो इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर ऑडिटर को लगता है कि उसकी जो कॉम्पिटेंसी है पर्टिकुलर काम करने के लिए वो इंटरनल ऑडिटर के पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, वर्क डायरेक्टली खुद परफॉर्म करेगा, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करेगा। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हमने ऐसे 260 में देखा था, ऑडिटर क्या करता है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है कि ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल ऑडिट को यूज करने वाला, राइट। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप एज पर 260 आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे। फिर ऑडिटर क्या बोलता है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कुछ एग्जाम्पल देता है जहाँ पे आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हो, राइट। स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल देता है जैसे कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर वेयर लिमिटेड जजमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसके वर्क को यूज कर सकते हो। जो इन्वेंट्री काउंटिंग के जो ऑब्जर्व प्रोसीजर होते हैं क्या कर सकते हो, वहां पे है ना इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हो। क्लियर। कोई ट्रांजैक्शन को ट्रेस होकर करने के रिगार्डिंग आपकी जो है ना ऑडिट प्रोसीजर है, राइट, जो वर्क है आप क्या कर सकते हो, वहां पे इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को यूज कर सकते हो। और कोई लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, राइट, सारे लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क है उसको यूज कर सकता है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपने डिसाइड किया कि हाँ इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज किया जा सकता है, आपने डिसाइड किया कि कौन से एरिया में यूज कर सकते हैं, कौन से एरिया में यूज नहीं कर सकते। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ वर्क यूज किया जा सकता है, कौन से एरिया में यूज किया जा सकता है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि उसने जो वर्क है क्या वो ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं है, राइट। ऑडिटर को चेक करना है कि क्या उसका वर्क ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं। क्लियर।
इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा, उससे डिस्कस करेगा प्लान यूज, राइट। उसने जो वर्क किया है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको किस तरीके से यूज करने वाला है, ऑडिटर क्या करेगा, उससे डिस्कस करेगा। फिर जो इंटरनल ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई, राइट, इंटरनल ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई है, ऑडिटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, चेक करेगा ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर अप्लाई किए थे, उसके नेचर ऑफ प्रोसीजर देखेगा, उसने क्या कंक्लूजन बनाया, उसने कोई फाइंडिंग्स वगैरह करी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी रीड करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपको सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, राइट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर द ऑडिट और नॉट। आपको क्या करना है, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, और उस प्रोसीजर के बेसिस पे आप क्या करोगे, उस प्रोसीजर के बेसिस पे आप इवेल्युएट करोगे कि क्या वर्क को प्रॉपर्ली प्लान किया था, परफॉर्म किया था, सुपरवाइज किया था, डायरेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट किया था क्या। क्लियर। आप चेक करोगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है, क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं क्या। आप चेक करोगे उसने जो कंक्लूजन फ्रेम किए हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट कंक्लूजन है, उसने जो रिपोर्ट फ्रेम करी है क्या वो कंसिस्टेंट है, जो कंक्लूजन फ्रेम किया था क्या वो रिपोर्ट उससे कंसिस्टेंट है, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे क्या वो रिपोर्ट उससे कंसिस्टेंट है या नहीं। क्लियर। अब जो हम ये जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या रहने वाला है, राइट। जो हम जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, इसका नेचर, टाइमिंग, एक्शन क्या रहने वाला है, ये कुछ फैक्टर पे डिटरमाइन करेगा। जैसे कि पहला तो उस मैटर में जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, क्लियर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, क्लियर, हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, उसकी कॉम्पिटेंस देखेंगे, राइट। अब इसके बेसिस पे, राइट, इसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क है क्या वो ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा किया। अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले देखिए क्या वो यूज कर सकता है, अगर यूज कर सकता है तो कौन से एरिया में यूज कर सकता है, और दोनों डिसाइड करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि उसका जो वर्क है क्या वो ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं। क्लियर। ओके। अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिटर को क्या डिटरमाइन, अगर ऑडिटर यूज करना चाहता है इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस में, राइट, ऑडिटर चाहता है कि इंटरनल ऑडिटर क्या करे, आपको डायरेक्ट असिस्ट करे, आपके बिहाफ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, कैन बी यूज्ड, और कर सकता है तो कौन से एरिया में। क्लियर। और अगर डिसाइड करता है एरिया, और अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि हाँ इट कैन बी यूज्ड, फिर ऑडिटर डिसाइड करता है एरिया, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रॉपर्ली डायरेक्शन करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले चेक करेगा लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, कहीं लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट तो नहीं करता है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता है तो ऑडिटर दो फैक्टर कंसीडर करेगा डिसाइड करने के लिए कि डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। पहले तो ऑडिटर देखेगा थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है, दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, उसकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक करेगा, राइट। अगर ऑडिटर को लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट है या फिर उसके पास रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस नहीं है तो ऑडिटर उसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा, राइट, ऑडिटर उसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा। थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी के लिए कुछ फैक्टर ऑडिटर कंसीडर करेगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स। ऑडिटर चेक करेगा उसकी कोई फैमिली या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, या फिर जिस डिवीजन के रिगार्डिंग उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसका उससे कोई एसोसिएशन तो नहीं है, कोई पर्सनल एसोसिएशन वगैरह तो नहीं है। ऑडिटर चेक करेगा उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह चेक करेगा, राइट। ऑब्जेक्टिविटी को देखने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ये चार फैक्टर कंसीडर करेगा। क्लियर। फिर ऑडिटर को लगता है कि हाँ जो इंटरनल ऑडिटर है उसके वर्क को यूज किया जा सकता है, तो अब ऑडिटर को डिसाइड करना है नेचर एंड एक्सटेंट, राइट, कितना एक्सटेंट, कौन से एरिया में उसको यूज करना है, कितना एक्सटेंट तक इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्टली असिस्ट लेना है। क्लियर। तो सबसे पहले जब ऑडिटर देखेगा कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू बी असाइन, राइट, उस तक कितना डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है और उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को कितना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना है, ऑडिटर क्या करेगा, उसके लिए कुछ फैक्टर कंसीडर करेगा, राइट। पहला ऑडिटर देखेगा कि जो मैटर है उसमें जजमेंट कितना इन्वॉल्व है, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, ऑडिटर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी देखेगा और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखेगा। इन चार फैक्टर पर ऑडिटर डिसाइड करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी असाइंड एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर इन केसेज में, राइट, इन केसेज में आप इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप इन एरिया में इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे। पहला तो जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, हाई है, अगर जो इंटरनल ऑडिटर है, राइट, उसने क्या किया पर्टिकुलर उसी जहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है वो वर्क किसने किया है, उसी ने किया है। क्लियर। या फिर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना या नहीं करना, राइट, इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर के से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेगा। क्लियर। फिर हमने देखा था हम क्या करते हैं ऐसे 260 में, राइट, एज पर ऐसे 260 हम एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है प्लान यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि हाँ अब ध्यान रखना
काफी बार हमने क्या बोला था, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन या फिर स्टैंडर्ड प्रोहिबिट करता है कोई पर्टिकुलर केस में, तो आपको ऐसे 505 की डेफिनेशन याद होगी, क्लियर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। वहां पे क्या बोलता था, डायरेक्ट रिटर्न रेस्पॉन्स, मतलब जो ऑडिटर है उससे डायरेक्ट ना रेस्पॉन्स होना चाहिए, क्लियर, मतलब ऐसे 505 से सीधा सा मना कर रहा है, राइट, डायरेक्टली मना कर रहा है कि आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो ऐसे 505 का क्या हो जाएगा, वॉलेशन हो जाएगा, क्लियर। अब क्या जा सकता है, और एरिया भी डिटरमाइन करता है कि कौन से एरिया में ऑडिटर को उसका वर्क है ना असाइन करना है, क्लियर। अब ऑडिटर को डिसाइड करना है डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, राइट। ऑडिटर को क्या डिसाइड करना है, डायरेक्शन, सुपरवाइजर एंड रिव्यू। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि बिफोर यूजिंग इंटरनल ऑडिटर एज ए डायरेक्ट असिस्टेंट, राइट, आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लो, आप उसको है ना अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का बोलो, उससे पहले आपको क्या करना है, जो एंटिटी है, राइट, एंटिटी है उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, राइट, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या करोगे कि रिटर्न एग्रीमेंट लोगे, राइट। आप क्या करोगे, रिटर्न एग्रीमेंट लोगे, किसके रिगार्डिंग, पहला तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, और दूसरा एंटिटी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, क्लियर। दूसरा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर से भी एक रिटर्न एग्रीमेंट लेगा, राइट, इंटरनल ऑडिटर से भी क्या करेगा, रिटर्न एग्रीमेंट लेगा रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो आप क्या करोगे, किसी और को डिस्क्लोजर नहीं करोगे, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अब जिस तरीके से ऐसे 220 में आप डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करते थे, आप क्या करोगे, उसी तरीके से अपना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करोगे। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से एंगेजमेंट टीम के जो मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरनल ऑडिटर उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फैक्ट आपको अपने दिमाग में रखना है, क्लियर। दूसरा, जो इंटरनल ऑडिटर ने कुछ वर्क परफॉर्म किया, ऑडिटर क्या करेगा, उस वर्क को चेक करेगा, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करेगा, क्लियर। फिर जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू के रिगार्डिंग ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला, राइट, उसका नेचर एंड एक्शन बताता है कि उसका नेचर एंड एक्शन कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको इतना डिटेल लेना परफॉर्म करना है कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले, राइट, आपको क्या मिले, रीजनेबल एश्योरेंस मिले, आपको एक कंक्लूजन हो कि ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया, राइट, आपको ये सेटिस्फाई हो जाए कि इंटरनल ऑडिटर ने क्या किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जब भी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, राइट, जब भी आप अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना है कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंस तो नहीं है जिसके कारण लगता है कि आप इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, क्लियर, ओके। ऐसे 610 होता है पूरा। थैंक यू गाइज।